आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं जो आपकी रूह को हिला देगी। ये कहानी है पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता की, जहां एक प्रसिद्ध मेडिकल कॉलेज है, आरजी कर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल। यह 9 अगस्त 2024 की सुबह का वक्त था, जब लगभग 10:05 बजे एक फोन कॉल ने एक परिवार की जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। ये कॉल एक पिता के पास आया और दूसरी तरफ से आवाज आई, क्या आप डॉक्टर साहिबा के पिताजी बात कर रहे हैं? पिता ने सहमति जताई। फिर वो आवाज बोली, जितनी जल्दी हो सके आरजी कर मेडिकल कॉलेज पहुंचिए, आपकी बेटी की तबीयत बहुत खराब है। पिता के दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया। रात में तो सब ठीक था, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया? इससे पहले कि वो कुछ और पूछ पाते, फोन कट गया। घबराए हुए पिता ने कई बार उस नंबर पर वापस कॉल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जब काफी बार कोशिश करने के बाद फोन उठा तो उस व्यक्ति ने जो कहा, उसे सुनकर पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कहा, साहब, आपकी बेटी ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। ये सुनते ही पिता और मां के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। अभी वो मेडिकल कॉलेज भी नहीं पहुंचे थे और इस खबर ने तूफान की तरह पूरे शहर में फैल गई। लोगों के दिलों में सवाल उठने लगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। इस हादसे की खबर ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। डॉक्टर, नर्स और यहाँ तक कि नेता भी सड़कों पर उतर आए और इस घटना की सीबीआई जांच की मांग करने लगे। जैसे जैसे यह खबर फैलती गई, वैसा ही उस दर्दनाक सच्चाई का खुलासा भी होने लगा, जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। आज की सच्ची घटना को सुनने के बाद आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि इंसानों के बीच कैसे ऐसे दरिंदे हो सकते हैं। यह 8 अगस्त 2024 की रात लगभग 11 बजे का वक्त था। एक ट्रेनी डॉक्टर, जो आरजी कर मेडिकल कॉलेज की पोस्ट ग्रेजुएट छात्रा थी, अपने काम में व्यस्त थी। उसी समय उसकी मां का फोन आता है, जो अक्सर अपनी बेटी से हालचाल पूछने के लिए फोन किया करती थी। मां ने पूछा, बेटा तुम कैसी हो, क्या कर रही हो? बेटी हंसते हुए जवाब देती है, मां तुम रोज फोन करती हो, सब ठीक है, बस अभी खाना नहीं खाया, राउंड पर जाने का वक्त हो गया है, मरीजों को देखना है, फिर बात करती हूँ। मां को बेटी की हंसी सुनकर तसल्ली हो जाती है कि सब कुछ ठीक है। बेटी अपने काम में लग जाती है। वो मरीजों को देखती है, जिन्हें दवाइयां देनी होती हैं उन्हें देती है, जिन्हें इंजेक्शन लगाना होता है लगाती है। डॉक्टर की सभी जिम्मेदारियां निभाते हुए समय कब रात के 2 बज गए उसे पता ही नहीं चलता। उसे भूख लगने लगती है तो वह अपने जूनियर्स से पूछती है, तुम लोगों ने खाना खाया? जूनियर्स ने जवाब दिया, नहीं मैम, अभी नहीं खाया, साथ में खाते हैं। उस लेडी डॉक्टर ने अपने 2 जूनियर्स के साथ बैठकर हंसी मजाक के बीच खाना खाया। खाना खाने के बाद उसने कहा, अब मुझे थोड़ी थकान हो रही है, मैं आराम करने जा रही हूँ। वो 4थी मंजिल पर स्थित सेमिनार हॉल में आराम करने चली गई। फिर आता है अगली सुबह, 9 अगस्त 2024। लगभग 6 बजे के आसपास कुछ लोगों की नजर उस महिला डॉक्टर पर पड़ती है। जो दृश्य उन्होंने देखा वो दिल दहला देने वाला था। महिला डॉक्टर का शरीर अर्धनग्न अवस्था में पड़ा था। उसके शरीर पर बुरी तरह से चोटों के निशान थे, जैसे किसी ने बेरहमी से उसे काटा हो। उसकी आंखें, मुंह और प्राइवेट पार्ट्स से खून बह रहा था। उसकी गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी। इस खौफनाक दृश्य को देखकर हर कोई सन्न रह गया। जब यह खबर उसके घर वालों तक पहुंचाई गई तो पहले बताया गया कि उनकी बेटी बीमार है। फिर घर वालों को यह दिल दहला देने वाली खबर दी जाती है कि उनकी बेटी ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है, वो अब इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन घर वालों को इस पर यकीन नहीं होता। आखिर रात 11 बजे तक तो सब ठीक था, फिर ऐसा क्या हो गया कि उनकी बेटी ने यह कदम उठा लिया? ये खबर अस्पताल में डॉक्टरों और नर्सों तक भी पहुंचती है और हर कोई सदमे में डूब जाता है। जैसे जैसे यह खबर फैलती है, लोगों का गुस्सा बढ़ने लगता है। डॉक्टर, नर्स और तमाम स्वास्थ्य कर्मी सड़क पर उतरकर धरना प्रदर्शन करने लगते हैं। मामला राजनीतिक रंग भी पकड़ लेता है जब बीजेपी के नेता इस घटना की निंदा करते हुए सड़कों पर उतरते हैं। वे आरोप लगाते हैं कि पुलिस और मेडिकल प्रशासन ने इस मामले को दबाने की कोशिश की है। ममता बनर्जी की सरकार पर भी सवाल उठाए जाते हैं कि उन्होंने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। सरकार पर सीबीआई जांच की मांग का दबाव बढ़ने लगता है। इस बीच पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है और यह रिपोर्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ता है। कोलकाता की सड़कों पर हजारों लोग उतर आते हैं और हर कोई बस यही चाहता है कि इस घटना का जितना जल्दी हो सके खुलासा हो। कई लोग तो इस क्रूर कृत्य के लिए दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग करने लगते हैं। जब दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर हो जाती हैं। वो कहती हैं, इस जघन्य अपराध के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हालांकि उन्होंने फांसी की सजा पर अपनी व्यक्तिगत असहमति जताई, लेकिन इस मामले में न्याय दिलाने का आश्वासन भी दिया। सीबीआई जांच की मांग ने अब पूरी तरह से तूल पकड़ लिया था और पूरा देश इस घटना के खुलासे का इंतजार कर रहा था। जांच के लिए एसआईटी का गठन किया जा चुका था और उन पर इस मामले को सुलझाने का भारी दबाव था।
एसआईटी ने बारीकी से हर पहलू की जांच शुरू की। इस दौरान एक सुराग उनके हाथ लग गया। एसआईटी ने सेमिनार हॉल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें 5-6 संदिग्ध लोग इधर उधर घूमते हुए दिखाई दिए। जांच के दौरान एसआईटी को एक टूटा हुआ ब्लूटूथ ईयरफोन का हिस्सा भी मिला, जो घटनास्थल के पास से बरामद हुआ था। अब उनके सामने चुनौती थी कि ये ब्लूटूथ किसका है। सीसीटीवी में नजर आए सभी संदिग्धों से पूछताछ की गई और उनसे कहा गया कि वे अपने ब्लूटूथ डिवाइस को ऑन करें। जैसे ही एक व्यक्ति ने ब्लूटूथ ऑन किया, वह टूटा हुआ ईयरफोन उसके मोबाइल से कनेक्ट हो गया। इससे पुलिस को यह व्यक्ति प्राइम सस्पेक्ट नजर आया। उसका नाम था संजय राय। संजय राय, जो कि पुलिस कल्याण बोर्ड में सहायक के रूप में कार्यरत था और सिविक वॉलंटियर के तौर पर हॉस्पिटल में अक्सर आता जाता था, अब पुलिस की नजरों में मुख्य आरोपी बन गया था। पुलिस ने संजय राय को हिरासत में लिया और सख्ती से पूछताछ शुरू की। पूछताछ के दौरान उसने कुछ बातें स्वीकार की, लेकिन असली धमाका तब हुआ जब पुलिस ने उसका मोबाइल चेक किया। उसमें अश्लील वीडियो और अन्य आपत्तिजनक सामग्री मिली। जब मीडिया ने संजय राय के घर जाकर पड़ताल की, तो पता चला कि वह पिटपंथ बी शंभुनाथ पंडित रोड का निवासी है और अपनी मां के साथ रहता है। उसके परिवार से बातचीत के दौरान कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। उसकी बहन के साथ उसका झगड़ा था, क्योंकि उसे संजय की आदतें पसंद नहीं थीं। संजय खुद को पुलिस वाला बताता था और उसका मोबाइल गंदी गंदी वीडियो से भरा पड़ा था। उसका किसी भी महिला, चाहे कम उम्र की हो या ज्यादा उम्र की, बस एक ही मकसद था, उन पर गंदी नजर रखना। उसने कई शादियां कर रखी थी और जब भी वह किसी बीवी से ऊब जाता तो उसे तलाक दे देता। उसकी एक बीवी संदिग्ध परिस्थितियों में मर चुकी थी, लेकिन किसी ने उसकी शिकायत नहीं की थी। इस पूरी घटना का रहस्य धीरे धीरे खुलने लगा था, लेकिन जो बातें सामने आईं वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी थी। संजय राय, जो खुद को एक पुलिसकर्मी बताता था और जिसके हष्ट पुष्ट शरीर की वजह से कोई भी उसका विरोध करने की हिम्मत नहीं करता था, इस भयानक अपराध का मुख्य आरोपी निकला। संजय अक्सर अस्पताल में आता जाता रहता था और उसकी नजरें हमेशा गंदी रहती थीं। वह अपने मोबाइल पर अश्लील फिल्में देखता था और अस्पताल में काम करने वाली महिलाओं पर नजरें गड़ाए रखता था। 8 अगस्त 2024 की रात लगभग 11 बजे उसने अपना असली चेहरा दिखाया। इस भयानक रात का खुलासा तब हुआ जब एसआईटी ने जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज और सबूतों के आधार पर पुलिस ने संजय राय को हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान उसने कई चौंकाने वाली बातें कबूल की। उसने बताया कि कैसे उसने पहले महिला डॉक्टर को बेरहमी से मारा, उसे यातनाएं दी और फिर उसके साथ बार बार दुष्कर्म किया। जिस सेमिनार हॉल में यह भयावह घटना घटी वह साउंड प्रूफ था। हो सकता है कि डॉक्टर ने चीखने और मदद मांगने की कोशिश की हो, लेकिन उसकी आवाजें उस हॉल से बाहर नहीं जा पाईं। संजय ने न केवल उसके शरीर को कई जगहों पर काटा, बल्कि उसके होंठ और अन्य अंगों को भी क्षति पहुंचाई। मीडिया रिपोर्ट्स में यह बात सामने आई कि संजय ने पहले डॉक्टर की हत्या की, फिर उसके साथ रेप किया। इस घटना की विभत्सता को देखते हुए पुलिस ने उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 दुष्कर्म और धारा 302 हत्या के तहत मुकदमा दर्ज किया। पुलिस को शक था कि संजय के साथ और भी लोग इस अपराध में शामिल हो सकते हैं, इसलिए जांच का दायरा बढ़ा दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य सबूतों के आधार पर यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि और कौन कौन इस साजिश का हिस्सा था। जब संजय राय को कोर्ट में पेश किया गया तो अदालत ने उसे 23 अगस्त तक पुलिस हिरासत में भेज दिया, ताकि पुलिस इस पूरे घटनाक्रम की तह तक पहुंच सके। बताया जाता है कि संजय शराब पीने का आदी था और उस रात भी उसने शराब के नशे में इस घिनौने कृत्य को अंजाम दिया था। अस्पताल में उसकी आवाजाही पर किसी ने सवाल नहीं उठाया, क्योंकि वह पुलिस कल्याण बोर्ड में सहायक के तौर पर तैनात था। इस भयावह घटना की गूंज जल्द ही करोड़ों मोबाइलों के माध्यम से देश भर में फैल गई। हर कोई इस बात से स्तब्ध था कि एक महिला डॉक्टर के साथ इस तरह का घिनौना कृत्य कैसे हो सकता है। लेकिन दोस्तों, इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य आपको डराना या किसी का दिल दुखाना नहीं है। इसका मकसद है आपको सतर्क और जागरूक करना, ताकि आप किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा न करें। संजय राय के चरित्र में जो विकृति थी वो किसी से छिपी नहीं थी। उसके चाल चलन ठीक नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद उसे किसी ने चुनौती नहीं दी। काश किसी ने समय रहते पुलिस को सूचना दी होती या मेडिकल प्रशासन ने अपने कर्मचारियों की सुरक्षा के प्रति अधिक सतर्कता दिखाई होती, तो शायद इस दर्दनाक घटना को टाला जा सकता था। इस घटना ने हम सभी को एक गंभीर संदेश दिया है कि हमें अपने चारों ओर हो रहे व्यवहार पर नजर रखनी चाहिए, खासकर जब वो संदिग्ध हो। किसी भी मेडिकल संस्थान या ऐसी जगह जहां महिलाएं रात में काम करती हैं, वहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम जरूरी हैं। अगर वहां सही सुरक्षा होती तो शायद इस निर्दोष डॉक्टर की जान नहीं जाती और वो इस तरह की यातनाओं से नहीं गुजरती। इस घटना ने हमें यह सिखाया है कि महिलाओं की सुरक्षा के प्रति हमारा कर्तव्य कितना महत्वपूर्ण है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम सभी, खासकर हमारे समाज के कमजोर वर्ग, सुरक्षित और संरक्षित रहें। आप सभी से निवेदन है कि सतर्क रहें, सुरक्षित रहें
और अपने आसपास के लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखें। हम सभी की सुरक्षा हमारे अपने हाथों में है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।